महाराजगंज में राजपूतों और यादवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका असर छपरा पर भी दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा। और राजीव प्रताप रूढ़ी को वहां थोड़ा घाटा हो सकता है। यादव वोट माने तो वैसे भी यादव वोट तो राजीव प्रताप रूढ़ी को बीजेपी को कहाँ मिलने वाले हो, तो कहाँ ही जाता है कि हाँ, नहीं मिलता है, लेकिन वो एक जगह केंद्रित होगा माने इनके पक्ष में, ये मजबूती से रोहिणी आचार्य के पक्ष में कि सवर्णों में एक टूट माने भुनिहार वोटरों में एक देखा जा सकता है। चोकर बाबा खुद माने जमीन से जुड़े नेता रहे हैं और राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ हो रहे हैं। माने एक अभियान चला रखा है, कुछ दिनों से चला रखा है, तो वो एक असर डाल सकता है राजीव प्रताप रूढ़ी पर। चंद्रिका राय भी उसके लिए भीतरघात माने ऐश्वर्या राय को जो इन लोगों ने बेइज्जत करके घर से निकाला है, तो ऐश्वर्या राय का असर तो पड़ेगा। आज तो विजय सिन्हा जी ने सीधे कह दिया कि जाइए लालू परिवार, बड़ी बहू इंतजार कर रही है। उसी को मुद्दा बनाएगा। उन्होंने मुद्दा दे दिया छपरा के चुनाव के लिए, एक बड़ा मुद्दा उन्होंने दे दिया भाजपा ने कि बहू को कौन जवाब देगा, बहू इंतजार कर रही है। तो इस सवाल पर तो चुप हो जाना पड़ेगा लालू परिवार को, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा वहाँ। ये एक बड़ा घाटा होगा राजद को। निर्दलीय लड़ जाते हैं पप्पू यादव तो बीमा भारती की कोई औकात नहीं रह जाएगी। तो ये एक असर लालू प्रसाद यादव पर पड़ सकता है। इसी वजह से बीमा भारती आज राबड़ी आवास पहुंच गई। हाँ, ये आज उन्होंने मुलाकात की है और वो लगातार कहती रही हैं कि पप्पू यादव हमारे गार्जियन है और हमारे साथ हैं। तो उनको तो एक डर है कि पप्पू यादव अगर लड़ गए तो बीमा भारती का पत्ता साफ हो जाए। तो क्या लग रहा है कि कुछ होगा पप्पू यादव के लिए, कुछ जुगाड़ लगेगा? नामांकन की तारीख जो उन्होंने बढ़ाई है, इसका मतलब कि उनको उम्मीद है कहीं से आश्वासन मिला है। कांग्रेस भी चुप है, इसका मतलब कि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही है और पप्पू यादव को लग रहा है कि उनके पक्ष में बात बनेगी। तेजस्वी यादव की सरकार चली गई मैंने उसमें उस बंगले में। अब सम्राट चौधरी गए हैं, तो सम्राट चौधरी भी आग बबूला हो रहे हैं। आज ही उन्होंने मीडिया को धमकी दी है कि घुसने नहीं देंगे, पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं देंगे, बंद कर देंगे आप लोगों का आना। तो अभी तो उनका माथा गर्म हो रहा है। अब देखिए, मैंने उस बंगले में जा रहे हैं, अभी नाम केवल हुआ है कि वहाँ जाएंगे, तो जाएंगे तो देखिए उनकी क्या होता है उनके साथ। सरकार रहेगी। ये सम्राट चौधरी के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा। कि अगर उप मुख्यमंत्री उनको रहना है और इस सरकार को टिकाए रखना है चुनाव तक, तो उस बंगले से का मोह त्याग दें। ठीक है कि पार्टी ने पैरवी के आधार पर किसी को टिकट दे दिया, मगर फैसला तो जनता को करना है कि लोकसभा में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जनता उसको मानती है कि हमारे लिए योग्य प्रतिनिधि वही है और वो उसको विजयी बनाती है, तो फिर इसमें परिवारवाद कहाँ है? नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में। एक नजर अगर सुर्खियों पर डालें तो बिहार में अब राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा सीट के मैदान में उतार दिया है और आज पूरा परिवार सारण लोकसभा के अंतर्गत सोनपुर के हरिहरनाथ मंदिर पहुंचा था, जहां पर पूजा अर्चना करके रोहिणी आचार्य ने आशीर्वाद लिया। कल से उनका जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के लिए कितने बड़ी मुश्किल वो खड़ी करेंगी, ये देखना होगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, महागठबंधन के अंदर राजद और कांग्रेस के बीच की जो कहानी थी वो तो हमने देखी, लेकिन पप्पू यादव के कांग्रेस में आने के बाद से लगातार कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। एक और पार्टी के बड़े नेता ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं देखिए, बिहार में जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक बहाली हुई, उसके बाद से के पाठक के आदेश तो आप लगातार देख ही रहे हैं, उनके फरमान मानने ही पड़ते हैं। और पाठक जी ने फिर से आदेश दिया है कि अब बिहार में किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक काम नहीं करेंगे। इसके लिए आदेश जारी हुआ। तो आज राजधानी पटना में बड़ा प्रदर्शन अतिथि शिक्षकों का सीएम आवास के बाहर देखने को मिला,
बीजेपी कार्यालय के बाहर देखने को मिला। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी उन पर लाठियां चली हैं। तो अतिथि शिक्षक जो हैं वो लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा उन्होंने भी बिगुल सरकार के खिलाफ फूंक दिया है। वहीं पूर्णिया लड़ने का लगातार अब हल्ला बोल मचा रहे पप्पू यादव ने अपने नामांकन की तारीख को 2 अप्रैल से 4 अप्रैल कर दिया है। लालू प्रसाद यादव से पुनर्विचार करने की बात कही है। उसी के तुरंत बाद जो राजद की सिंबल पूर्णिया में ले चुकी हैं, रुपौली विधायक बीमा भारती राबड़ी आवास पहुंचती हैं और वहां पर लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात होती है। क्या पूर्णिया सीट को लेकर क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? इन तमाम सवालों पर आज सवाल जवाब होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी जी हैं। सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा, सारण लोकसभा की लड़ाई लालू यादव ने तो बिटिया को उतार दिया है, रूडी जी के लिए कितनी मुश्किल होगी अब? वो हारी हुई सीट है राजद की और रूडी ने राबड़ी देवी को हराया, यानी रोहिणी आचार्य की माता जी को वहाँ से हराया, उनके समधी को हराया। तो अब बेटी वहाँ जा रही हैं, तो अब देखना है कि वो कितना फाइट दे पाती हैं, वहाँ जीत के आती हैं कि हार के आती हैं। क्योंकि वो एक तरह से राजनीति में वो लॉन्चिंग है उनकी और पहला चुनाव है। तो राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति की जानकारी तो है, मगर चुनावी रणनीति का अनुभव नहीं है, भाषण देने का अनुभव नहीं है, वो सब उनके लिए बिल्कुल नया होगा। अब उसमें कितना वो रच बस पाती हैं, कितना मतदाताओं को आकर्षित कर पाती हैं और मतदाता भी कितना उनसे जुड़ पाते हैं, ये सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि उनकी जीत होगी कि हार होगी। वैसे रूडी भी वहाँ से काफ़ी मजबूत हैं और लंबे समय से वहाँ सांसद रहे हैं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, लोगों से संपर्क में हैं, रहते हैं और काफ़ी काम भी किया है। इस बार उनको लेकर एक चर्चा थी कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन गया है उनके लिए। कोरोना काल में जो पप्पू यादव का एम्बुलेंस मैटर था वो भी सवालिए घेरे में था और कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी कैंडिडेट बदल भी सकती है। हाँ, ये बदलने की चर्चा बहुत थी, मगर फिर पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताया और उन्हीं को वहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। तो अब तो जनता को फैसला करना है, जनता जिसको चाहेगी उसको वोट करेगी। मगर ये है कि एक जाना पहचाना चेहरा, एक नया चेहरा। मगर रोहिणी को भी आप नया नहीं कह सकते क्योंकि उनके पीछे लालू परिवार की शक्ति है, लालू यादव की शक्ति है। तो वो ये माना जाए कि रोहिणी नहीं लड़ रही हैं, लालू प्रसाद लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव। तो ये लालू बनाम रूडी चुनाव होगा। तो अब उसमें किसकी जीत होती है ये तो जनता ही तय करेगी। छपरा सीट को लेकर कहते हैं कि रघुवंश बनाम यदुवंश की लड़ाई होती है। रोहिणी आचार्य सिंगापुर से आई हैं, टिकट लेकर मैदान में उतर गई हैं। क्या फिर से एक चर्चा छिड़ेगी कि अगर जरूरत पड़ा तो रोहिणी खड़ा रहेंगी कि सिंगापुर रहेंगी? जनता के मन में एक सवाल तो ये होगा। चर्चा तो है लोगों के बीच में कि ये आई हैं बाहर से, सिंगापुर से आई हैं और चली जाएंगी। ये दोनों बेटियों को, मैंने मीसा भारती भी पाटलिपुत्र से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं और एक जो इन लोगों के उसमें बॉडी लैंग्वेज में जो एरोगेंसी दिखती है, क्षेत्र के लोगों से दूर दूर से मिलना और मैंने अपने को थोड़ा अलग तरह का दिखना, ये उनके लिए बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र में जनता से जुड़े हुए नेता हैं। उसी तरह से राजीव प्रताप रूढ़ी, भले वो उनका एक अपना व्यक्तित्व है और वो भी एक बार ये चर्चा आई थी कि वो हाथ मिलाते हैं तो हाथ धोने लगते हैं, लोगों से मिलते हैं तो हाथ धोते हैं, लेकिन उनका चुनावी मैनेजमेंट बेजोड़ है। अच्छा। हाँ, ये जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, उसके अलावा केंद्रीय योजनाओं को किस तरह से अपने क्षेत्र में ले आना है और उसको एग्जीक्यूट करा देना है, उसका काम करा देना है, राजीव प्रताप रूढ़ी बहुत बेखूबी जानते हैं। उन्होंने काम भी कराया है। लालू प्रसाद यादव 4 बार वहाँ से सांसद रहे और एक रेल कारखाना जो मरवाड़ा फैक्ट्री तो बंद हो गया और कई चीज़ें बंद हो गई, लेकिन लालू प्रसाद यादव कुछ उसको छोड़ के दूसरा कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी ने बहुत सारा काम किया है जो लोगों के जेहन में है। तो ये जो हैं यंग हैं और लालू प्रसाद यादव का उन पर बरदस्त है। लोग कहते हैं कि मैंने एक सहानुभूति का भी, कि इन्होंने अपने पिता को अपनी किडनी दे दी है, तो एक सहानुभूति का भी वोट उनको उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन ये महाराजगंज में राजपूतों और यादवों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका असर छपरा पर भी दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। और राजीव प्रताप रूढ़ी को वहाँ थोड़ा घाटा हो सकता है। यादव वोट
माने तो वैसे भी यादव वोट तो राजीव प्रताप रूडी को, बीजेपी को कहाँ मिलने वाले हो, तो कहाँ ही जाता है कि हाँ आरजेडी नहीं नहीं मिलता है, लेकिन वो एक जगह केंद्रित होगा माने इनके पक्ष में, ये मजबूती से रोहिणी आचार्य के पक्ष में। तो ये एक असर वहाँ राजीव प्रताप रूडी को, ऐसे हमको लगता है कि राजीव प्रताप रूडी के साथ सवर्ण वोट माने राजपूत तो हैं ही, सवर्ण हैं, वैश्य लेकिन हैं। इस बार एक सवाल है कि सारण में क्योंकि पूर्व विधायक बीजेपी के चोकर बाबा भूमिहार समाज से आने वाले, वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का उनको समर्थन है, तो रूडी जी के लिए ये एक तो हाँ नुकसान है। ये है कि सवर्णों में एक टूट माने भुनिहार वोटरों में एक देखा जा सकता है। चोकर बाबा खुद माने जमीन से जुड़े नेता रहे हैं और राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ हो रहे हैं, माने एक अभियान चला रखा है, कुछ दिनों से चला रखा है, तो वो एक असर डाल सकता है राजीव प्रताप रूडी पर। लेकिन उनका, जैसा कि मैंने कहा कि उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बेजोड़ है, और जाति माने सवर्ण वोटर पूरा भूमिहार पलट जाएगा ऐसा हमको नहीं लगता है। वो राजपूत और ये सवर्ण के साथ साथ वैश्यों का और अति पिछड़ों का, ब्राह्मण का वोट उनको मिलेगा। और वो इस बार भी माने वो लगातार सांसद रहे हैं। लालू प्रसाद यादव माने राबड़ी देवी हारी, उनके चंद्रिका, अच्छा देखिए वो चंद्रिका राय भी उसके लिए भीतर घात माने ऐश्वर्या राय को जो इन लोगों ने बेइज्जत करके घर से निकाला है, तो ऐश्वर्या राय का असर तो पड़ेगा। चंद्रिका राय वहां से लड़े हैं। आज तो विजय सिन्हा जी ने सीधे कह दिया कि जाइए लालू परिवार, बड़ी बहू इंतजार कर रही है। उसी को मुद्दा बनाएगा, उन्होंने मुद्दा दे दिया। छपरा के चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा उन्होंने दे दिया भाजपा ने कि बहू को कौन जवाब देगा, बहू इंतजार कर रही है। तो इस सवाल पर तो चुप हो जाना पड़ेगा लालू परिवार को, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये बचाव की मुद्रा में आना पड़ेगा वहाँ। ये एक बड़ा घाटा होगा राजद को, कैंडिडेट को, उनके क्षति उठानी पड़ेगी इसकी, इसका जवाब उनके पास है नहीं। तो ये बड़ा माकूल मुद्दा उठाया है भाजपा ने। हाँ, तो अच्छा, अब इस सवाल से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पप्पू यादव की चर्चा कर लेते हैं। अब तो 2 तारीख से 4 तारीख नामांकन की तारीख कर ली है, पुनर्विचार करे लालू यादव, बीमा भारती भी मिलकर अब आ गई हैं, कुछ बदलाव हो सकता है क्या कांग्रेस के लिए? लालू यादव ये सीट छोड़ेंगे? अच्छा, एक उम्मीद तो बंधी है, लेकिन देखिए वो एक कहावत है ना कि ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो पप्पू यादव के साथ यही हो गया है, ना वो घर के हैं ना घाट के। 4 तारीख को चैलेंज किया था कि हम करेंगे, 2 तारीख को हम जाके नामांकन करेंगे। आज उन्होंने गुहार लगाई है कि आप सोचिए, लालू प्रसाद यादव से कहा है कि एक बार फिर सोचिए, गठबंधन धर्म के बारे में सोचिए, माने ये सीट हम जीतने वाले हैं, कांग्रेस को एक सीट मिल जाएगी, माने गठबंधन मजबूत होगा। तो ये पप्पू यादव अब जो है बैकफुट पर है और वो गुहार लगा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी तारीख बदल दी, अब लोगों से कहा है कि 4 तारीख को आप लोग जुटिए, वहाँ पर हम नॉमिनेशन 4 को करेंगे। इस बीच में उनको उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव का मन बदल जाए। लालू प्रसाद यादव यह देखें कि अगर उस सीट पर अगर निर्दलीय लड़ जाते हैं पप्पू यादव, तो बीमा भारती की कोई औकात नहीं रह जाएगी। तो ये एक असर लालू प्रसाद यादव पर पड़ सकता है। इसी वजह से बीमा भारती आज राबड़ी आवास पहुंच गई। हाँ, ये आज उन्होंने मुलाकात की है और वो लगातार कहती रही हैं कि पप्पू यादव हमारे गार्जियन है और हमारे साथ हैं। तो उनको तो एक डर है कि पप्पू यादव अगर लड़ गए तो बीमा भारती का पत्ता साफ हो जाएगा। तो पप्पू यादव के पास एक यही अस्त्र है कि वो दबाव बना रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की हर हाल में चाहते हैं कि पप्पू यादव को किसी तरह से दरकिनार किया। तो क्या लग रहा है कि कुछ होगा पप्पू यादव के लिए, कुछ जुगाड़ लगेगा? नामांकन की तारीख जो उन्होंने बढ़ाई है, इसका मतलब कि उनको उम्मीद है, कहीं से आश्वासन मिला है, कांग्रेस भी चुप है, इसका मतलब कि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत चल रही है और पप्पू यादव को लग रहा है कि उनके पक्ष में बात बनेगी। इसीलिए उन्होंने तारीख भी बढ़ाई नामांकन की। और कांग्रेस की खामोशी भी बहुत कुछ कहती है। दूसरी ओर जो बीमा भारती मिलने आई, उसका भी एक संकेत है कि वो मिलने क्यों आई अचानक। तो ये सब चीज़ें लग रहा है कि पप्पू यादव के पक्ष में कुछ फैसला होगा, मगर जब तक कुछ फैसला हो नहीं जाता तब तक पक्की बात कुछ कही नहीं जा सकती। मगर पप्पू यादव के लिए ये एक तरह से जीवन मरण का प्रश्न हो गया है, जो वो कहते भी रहे हैं, जान दे देंगे पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये इस तरह की बात। तो अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ कहा है कि माने लालू प्रसाद यादव केवल अपने बेटे बेटियों को नहीं देखे, माने उनके उतने ही बच्चे नहीं, हम भी उन्हीं के बेटे हैं। तो पप्पू यादव एक तरह से इमोशनल कार्ड, हाँ, वो खेल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनकी बात सुन ले, मान जाएं कि माने केवल उनके बच्चे नहीं, हम भी उनके। अब लालू यादव जी को उनको अपना बच्चा मानना ही था, कुछ देना ही था, तो दे दिए होते, ये हाल थोड़ी करते।
राजनीति में कई चीज़ें महत्व रखती हैं। सिर्फ परिवार और ये के अलावा भी कई बार देखा होगा आपने कि जो एकदम धुर विरोधी है, कट्टर विरोधी है, उसको भी लोग गले लगा लेते हैं। नीतीश जी सबसे बड़े उदाहरण हैं इसके। तो पप्पू यादव के बारे में फैसला बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, मगर पप्पू यादव के साथ दिक्कत ये है कि वो किसी के काबू में नहीं रहते हैं। वो स्वयंभू नेता हैं, तो वो पार्टी का अनुशासन नहीं मानते हैं, इसीलिए डर है। कांग्रेस का जो घड़ा विरोध कर रहा है उसको भी ये डर है, और लालू यादव को भी डर है कि अगर वो एक बार मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए, सांसद बन गए, तो फिर वो किसी के काबू में नहीं रहेंगे। तो और वो तेजस्वी के लिए नुकसानदेह होगा। तो ये आशंका है उनको, और इसीलिए वो उनकी राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। तो अगर वो उस आशंका को दूर कर देते हैं पप्पू यादव, तो उनके पक्ष में फैसला हो जाएगा, और उस कोशिश में वो लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। राजनीति में ना शब्द नहीं होता है, हमेशा हाँ होता है। तो इसलिए मान के चलना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब पप्पू यादव आए हैं, पूर्णिया की लड़ाई तो अलग है, और आने के बाद जो कांग्रेस के विकेट गिर रहे हैं उसको कैसे संभालेगी कांग्रेस? अब आशीष नाथ तिवारी पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। अनिल शर्मा की बात है। अनिल शर्मा ने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा की थी, और अनिल शर्मा, हमको याद है कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो वो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे कि गांव-गांव तक दौरा किया था, और वो जा के लोगों से मिले थे और एक तरह से पार्टी में जान फूंक दी थी। बाद में भक्त चरण दास जब बिहार प्रभारी बने तो उन्होंने भी ये काम शुरू किया, लोगों से मिलने जुलने का। लेकिन कांग्रेस जो मर चुकी है बिहार में, उस कांग्रेस को उठाना बड़ा मुश्किल है। और अब अनिल शर्मा का जो दर्द है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जंगल राज क्या दोषी कांग्रेस भी है। जंगल राज जो कायम किया लालू प्रसाद यादव ने, उसकी दोषी कांग्रेस भी है। इसलिए उन्होंने कहा, असीत नाथ तिवारी इसके पहले भी एक बार कह चुके थे, पार्टी के फैसलों से वो नाराज थे, और अखिलेश सिंह के फैसलों से वो नाराज थे। राज्यसभा वो चले गए, कोई एमएलसी यहाँ से उनको सीट नहीं मिला। इसको लेके पार्टी के भीतर एक बड़ी द्वंद्व है, और उसको लेके बड़ा भारी विरोध है। तो अखिलेश सिंह जो हैं, उनके खिलाफ ही पार्टी के अंदर बहुत बड़ा वो चल रहा है। तो क्या माना जाए, अखिलेश सिंह कांग्रेस को उठा रहे हैं कि खत्म कर रहे हैं? वो अपने को उठा रहे हैं। कांग्रेस में पार्टी को उठाने वाला कोई नेता बिहार में टिक नहीं सकता है, ये तय बात है। क्योंकि लालू यादव को उससे खतरा महसूस होने लगता है, और उनकी कुर्सी चली जाती है। आप देख लीजिए, रामजतन सिन्हा वो अध्यक्ष बने, वो भी दौरा करने लगे बिहार का, तो वो साल भर, हमको लगता है मुश्किल से साल भर भी नहीं रहे होंगे अध्यक्ष, उनको चलता कर दिया गया। फिर अनिल शर्मा, उन्होंने भी दौरा करना शुरू किया, तो उनको भी चलता कर देगा, और वो पार्टी छोड़ने तक एकदम उपेक्षित बने रहे। तो इस तरह से जो भी नेता कोशिश करेगा कि कांग्रेस ताकतवर हो, अपने पैरों पर खड़ी हो बिहार में, वो उसकी कुर्सी जानी तो तय है। कहा जाता है कि वैसे महागठबंधन में एक कांग्रेस ही है जो अगर को आप वोट खींच कर ले आएगी, खासकर भूमिहार और ब्राह्मण का। तो भूमिहार छोड़े, फिर ब्राह्मण छोड़े, तो फिर पार्टी में बचेगा कौन? वो जमाना गया कि अगड़ों का वोट और मुसलमानों का वोट और दलितों का वोट कांग्रेस को मिलता था। अच्छा। वो वोट अगर मिलता होता तो ये दुर्दशा नहीं होती। उसी का वोट तो शिफ्ट हो गया बीजेपी में। तो अब वो लालू पर आश्रित इसलिए है कि लालू का जो वोट है उसके सहारे कांग्रेस चाहती है कि एक आध सीट हमको भी मिल जाए, ताकि बिहार का झंडा वहाँ लोकसभा में कांग्रेस पार्टी उठाए रहे। तो ये मजबूरी है कांग्रेस के आगे, और कांग्रेस को अब बिहार में कोई बचा नहीं सकता है। वो तो चुनाव मैदान में उतरने के पहले ही चुनाव हार चुकी है एक तरह से। उसके नेता छोड़कर जा रहे हैं, पहले 2 विधायक छोड़ के गए, फिर पूर्व अध्यक्ष चले गए, अब पार्टी के प्रवक्ता भी चले गए। और असीत नाथ तिवारी पत्रकार रहे हैं, तो वो बड़ा नपा तुला बोलते थे, प्रवक्ता थे, पार्टी के फेस थे, एक तरह से टीवी डिबेट में पार्टी उनको भेजा करती थी, तो बड़े तरीके से वो काउंटर करते थे और पार्टी का बचाव करते थे और जवाब देते थे विरोधियों को। मगर उनका चला जाना तो ये पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, एक तरह से कहिए कि फेस लॉस है ये। फेस लॉस है। हाँ बिल्कुल।
उसमें प्रेमचंद मिश्रा का भी आप नाम लीजिए। प्रेमचंद मिश्रा वर्षों तक मीडिया प्रभारी रहे, प्रवक्ता रहे, और प्रेमचंद मिश्रा अपनी पार्टी की मजबूती से वो रखते रहे। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा ने भी पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, अभी हाल ही में दिया, अखिलेश सिंह के उस फैसले के बाद कि कोई एमएलसी नहीं बना। प्रेमचंद मिश्रा के उनका सीट था और वो खाली हुआ, और ये राज्यसभा चले गए। उसके बाद प्रेमचंद मिश्रा ने इस्तीफा दिया। तो ये बड़े बड़े कद्दावर नेता जो कांग्रेस के हैं वो लगातार इसका असर इस लोकसभा चुनाव में कितना पड़ने वाला? बिल्कुल असर पड़ेगा। आप देखिए, प्रेमचंद मिश्रा किनारे कर लिया, असीतनाथ तिवारी की जो ब्राह्मणों की पार्टी, अगर आप कहते हैं कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है तो सारे ब्राह्मण तो किनारे चले। असीतनाथ, हाँ, दोनों किनारे हो रहे हैं। अनिल शर्मा किनारे हो गए, असीतनाथ तिवारी, प्रेमचंद मिश्रा, ये सब किनारे हो गए। तो अब अखिलेश सिंह को ये देखना होगा कि क्या लालू यादव के कदमों में कांग्रेस को रख के लालू यादव की पूजा करते रहेंगे, कि जो वो कह रहे थे अभी हाल में कि किशनगंज मेरा एक है, हम ही यहाँ पर लीडिंग है, और हमारे रहते अगर पार्टी को ज़्यादा सीट नहीं मिला तो मेरे रहने का क्या फ़ायदा है, ये वो कह रहे थे। तो अब उनको जवाब देना पड़ेगा। तो राज्यसभा गए, अब उनके बेटे की चर्चा है कि महाराजगंज लड़ जाएंगे, कि अपने बेटे को चुनाव लड़ा देंगे। तो अब यही है कि वो लालू यादव के चरण वंदना कर रहे हैं, और पार्टी को की तिलांजलि उसी चरण में वो कर चुके हैं, और कांग्रेस को खत्म कर चुके हैं। चलिए, अभी इसके बाद थोड़ा इसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये अखिलेश सिंह की कोई गलती नहीं है, या उनका कोई लाइन नहीं है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व ही चाहता है कि लालू के हिसाब से बिहार में पार्टी चले। तो अगर आपको नेतृत्व का भरोसा पाना है, उसके हिसाब से चलना होगा। और अध्यक्ष आप हैं तो जो पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप कहता है वो मानना आपकी मजबूरी है। मन से मानिए या बेमन से मानिए, उसी लाइन पर आपको चलना होगा। तो अखिलेश सिंह वही कर रहे हैं जो पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप चाहता है। अच्छा, तो इसलिए इसमें अखिलेश सिंह का या बिहार के नेतृत्व का कोई दोष नहीं है। वो सेंट्रल लीडरशिप यही चाहता है कि लालू के भरोसे ही रहे, और लालू की बैसाखी पर ही कांग्रेस यहाँ चले। चलिए, अब लालू यादव, रोहिणी आचार्य, कांग्रेस की चर्चा हो गई, लेकिन बिहार में आज एक और खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी कोटे के मंत्रियों को इस बार आवास आवंटित कर दिया गया है, और जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्हें 5 देश रत्न मार्ग दिया गया है। जो पहले तेजस्वी यादव के पास था, अब उन्हें एक पोलो रोड भेज दिया गया है, जो कि नेता प्रतिपक्ष का आवास है, वहां रहेंगे। लेकिन देखिए, 5 देश रत्न मार्ग को लेकर कई चर्चाएं होती हैं कि जब से यहाँ पर थोड़ा बदलाव हुआ है, उसके बाद जो भी उप मुख्यमंत्री यहाँ आता है वो टिकता नहीं है, सरकार ही पलट जाती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये है एक कहावत। तेजस्वी यादव ने जब उसको अपने तरीके से बनाया था, और बड़ी चर्चा हुई थी कि बहुत लग्जरी मैंने वो उसको बना दिया, उनका चैम्बर जो बना था उस तरह से, तो ये चर्चा थी। मैंने एक बार तो यहाँ मैंने अखबारों में, और एक मैगजीन यहाँ होती थी माया मैगजीन, उसमें निकलता था कौन कौन भूत बंगला है, कौन कौन बंगला जो है जिसमें भूत रहता है, और विधायक उसमें जाना नहीं चाहते हैं। तो ये है, ये चर्चा है। मैंने तेजस्वी यादव की सरकार चली गई, मैंने उसमें उस बंगले में। अब सम्राट चौधरी गए हैं, तो सम्राट चौधरी भी आग बबूला हो रहे हैं। आज ही उन्होंने मीडिया को धमकी दी है कि घुसने नहीं देंगे, पार्टी कार्यालय में घुसने नहीं देंगे, बंद कर देंगे आप लोगों का आना। तो अभी तो उनका माथा गर्म हो रहा है। अब देखिए, मैंने उस बंगले में जा रहे हैं, अभी नाम केवल हुआ है कि वहाँ जाएंगे, तो जाएंगे तो देखिए उनकी क्या होता है उनके साथ। सरकार रहेगी। ये सम्राट चौधरी के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा, कि अगर उप मुख्यमंत्री उनको रहना है और इस सरकार को टिकाए रखना है चुनाव तक, तो उस बंगले से का मोह त्याग दें। क्योंकि वहाँ जो भी गया है वो अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है। और जब से वो उप मुख्यमंत्री के लिए नोटिफाई हुआ है वो बंगला, तेजस्वी यादव ने उसको नोटिफाई करवाया था, और वो उप मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार वहाँ 2015 में बने थे जब। हाँ, तो वो भी टर्म पूरा नहीं कर पाए, सरकार बदल गई। फिर उसमें गए तारकिशोर प्रसाद, वो भी बीच टर्म में हट गए। सुशील मोदी भी बीच में गए थे। जब तेजस्वी यादव हटे थे तब तेजस्वी के बाद सुशील मोदी गए, उप मुख्यमंत्री बने, तो उनकी तो राजनीति से विदाई कर दी गई। फिर गए तारकेश्वर प्रसाद, तो वो भी बीच टर्म में हट गए, सरकार बदल गई। फिर अभी तेजस्वी बने, वो भी टर्म पूरा नहीं कर पाए। तो ये लंबी लिस्ट है उसकी।
तो अब ये तय करना है कि क्या करेंगे सम्राट चौधरी। जाएंगे कि नहीं हालांकि नोएडा को लेकर के भी ऐसी ही अफवाह थी, चर्चा थी यूपी में कि जो मुख्यमंत्री वहाँ जाएगा उसकी कुर्सी बदल जाएगी। तो इस मिथक को तोड़ा योगी आदित्यनाथ ने। वो गए और लगातार गए और फिर दोबारा चुन करके भी आए। इसी तरह का एक मिथक उज्जैन के बारे में है, महाकाल की नगरी जो है मध्य प्रदेश में, कि वहाँ जो मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम कर लेता है उसकी कुर्सी चली जाती है। तो उसको तोड़ा ये शिवराज सिंह चौहान ने। वो कई बार गए, वहाँ रहे, और अब तो वहीं के विधायक जो हैं सो मुख्यमंत्री बन गए हैं, मोहन यादव। तो ये मिथक अब यहाँ कब वो टूटेगा, कोई झाड़ फूक करवाना पड़ेगा, ओझा गुनी को बुलाना पड़ेगा कि अपने आप समाप्त हो जाएगा उसका जो ये से कोई पूजा पाठ नहीं करवा रहा है। कुछ वास्तु दोष तो कुछ है जो भारतीय शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ वास्तु दोष है जो वहाँ स्थिर नहीं रहने देता है वहाँ के स्वामी को। जब नीतीश कुमार जी जब हैं तो वही वास्तुशास्त्र अपना बनाते रहते हैं। और नीतीश जी तो अपना ठोक बजा लिए हैं पूरा। एक अणे मार को उन्होंने बहुत ठोक बजा के तरीके से बनाया है कि वो वहाँ से निकलेंगे नहीं जल्दी। और वो बाहर भी बंगला लेते हैं तो चुन के लेते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। बगल वाला बंगला जो है वो बदलते रहते हैं वहाँ पर रहने वालों। तो वास्तु के मामले में लालू ने भी बहुत उपाय किया था, मगर अंततः उनको जाना पड़ा। तो कह गए थे कि हम एक अणे में भूत छोड़ गए हैं जो तंग करता रहेगा नीतीश को। तो उस भूत को नीतीश जी ने तो साध लिया। अब वो भूत उनके साथ मिल गया है और लालू को तंग कर रहा है। चलिए, अब तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के आवास के बारे में तो चर्चा हो गई, लेकिन देखिए बिहार में जब से चिराग पासवान एनडीए के अंदर मजबूत बने हैं, 5 सीटें मिली हैं, उसके बाद उनके पार्टी के तरफ से कैंडिडेट का ऐलान भी हो गया है। और अब उनके कैंडिडेट जो हैं वो नीतीश कुमार के पास नजर आ रहे हैं। पहले चिराग पासवान गए और अब नीतीश कुमार से फोन कर नीतीश कुमार तमाम उम्मीदवारों को बुला रहे हैं और सीएम आवास में सब कोई दिखाई दे रहे हैं। अभी शांभवी जाके मिली हैं मुख्यमंत्री से। कल राजेश वर्मा गए थे। राजेश वर्मा भी गए थे। तो समस्तीपुर से शांभवी को, चूँकि शांभवी नीतीश कुमार के बेहद करीबी जो मंत्री हैं वो अशोक चौधरी की बेटी हैं। और अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने तो एक बार मीडिया के सामने कहा था गले लगा के कि मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। तो नीतीश कुमार जी को वो बहुत माने उनके बहुत करीबी हैं। तो उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। तो वो, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान से नीतीश कुमार की जो अदावत थी उसको लगता है कि चिराग पासवान ने, उन दोनों ने मिलकर जो मुलाकात हुई उसको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। क्योंकि उनके पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको अपने आवास पर बुलाया, नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है कि माने हम सब एकजुट हैं और चुनाव इस बार जीतेंगे 40 की 40 जो बता रहे हैं। तो ये चिराग पासवान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके जो 5 सीट हैं, 5 में से 3 तो माने नीतीश कुमार के, माने आप सोच लीजिए कि समस्तीपुर में शांभवी हैं, राजेश वर्मा से उनसे मुलाकात हो ही गई, हाजीपुर से वो खुद हैं जो कभी उन्होंने खड़ा किया था पशुपति पारस को। अब पशुपति पारस भी धीरे धीरे ढीले पड़ गए। अब कह रहे हैं कि हम 40 सीट पर समर्थन करेंगे, इस माने बेटा को भी करेंगे, भतीजे को भी करेंगे। तो अब ये जो है कि चिराग पासवान के लिए शुभ संकेत है कि चिराग पासवान के लिए शुभ संकेत है कि नीतीश कुमार कहीं कैंडिडेट से मिलकर आगे का भविष्य तो नहीं बना रहे हैं। पार्टी एक बार टूट चुकी है, फिर ना टूट जाए। नहीं, देखिए ये चुनाव जो है नीतीश के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है। भाजपा के लिए तो है ही, नीतीश के लिए भी है, क्योंकि भाजपा ने उन पर भरोसा किया है। और ऐसे में अगर सीटें कम आती हैं पिछले चुनाव से तो ये माना जाएगा कि नीतीश कुमार का जनाधार कम हुआ है। तो फिर नीतीश कुमार के जो आगे की राजनीति है उसमें दिक्कत होगी उनको। तो इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि सीटें कम ना हो, बल्कि 40 की 40 हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा। और इसीलिए बहुत ठोक बजा के उम्मीदवारों का चयन किया गया है। और शांभवी जो हैं वो कैंडिडेट के रूप में तो बहुत योग्य हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत महिला हैं और राजनीतिक परिवार से रही हैं। उनके दादा भी लड़ते रहे। अशोक चौधरी ने बड़ा भावुक ट्वीट किया है कि हमारे पिताजी भी लड़े, लोकसभा का चुनाव हार गए, मैं भी लड़ा, मैं भी हार गया, अब शायद हमारी पुत्री जो है हमारे पिता और हमारे सपनों को पूरा करे। तो अब देखिए क्या होता है। मगर ऐसे योग्य लोग अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए कि जो पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए लोग हों राजनीति में, तो राजनीति की इससे
दशा और दिशा दोनों बदलेगी और जनता का भी भला होगा। लेकिन बहुत लोग हैं जो संभाविक उम्मीदवारी पर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि पैराशूट उम्मीदवार पहला तो उन्हें ये कहा जा रहा है। दूसरा है कि भले ही पिता दलित हैं, लेकिन उनका जो शादी है वो भूमिहार परिवार में है। सुरक्षित सीट के लिए कितना लोग उनके तरफ रहेंगे, ये सवाल है। देखिए, लोकतंत्र में ये सब सवाल बेमानी है। अगर आप लोकतंत्र में आस्था रखते हैं तो ये परिवारवाद का कंसेप्ट भी जो उछाला जा रहा है, खास करके एनडीए की ओर से, तो इसमें बहुत दम नहीं है, क्योंकि आपको जनता के फैसले पर भरोसा नहीं है। वो सीधे नॉमिनेट होकर कोई प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं जाता है, वो चुन के आता है, फिर पार्टी उसको चुनती है, तब वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो जनता अगर किसी को चुन देती है, वो ठीक है कि पार्टी ने पैरवी के आधार पर किसी को टिकट दे दिया, मगर फैसला तो जनता को करना है कि वो लोकसभा में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जनता उसको मानती है कि हमारे लिए योग्य प्रतिनिधि वही है और वो उसको विजयी बनाती है, तो फिर इसमें परिवारवाद कहाँ है? उस पर तो जनता की मुहर लग चुकी है। तो ये परिवारवाद का कंसेप्ट बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेप्ट है और ये राजनीतिक अस्त्र है जिसका प्रहार विपक्ष पर किया जा रहा है। अब एनडीए को कांग्रेस का और राजद का परिवारवाद तो दिखता है, मगर लोजपा का परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये देखिए, ये इसका कोई मतलब नहीं है राजनीति में। ये सिर्फ एक कहने की चीज़ है, एक जैसे नहीं कुछ है तो कह दिए कि ये परिवारवादी पार्टी है, ये पार्टी है, वो पार्टी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो बिहार की राजनीति में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है और अब लालू यादव ने अपनी बिटिया रोहिणी आचार्य को अपनी परंपरागत सीट छपरा यानी कि सारण लोकसभा दे दी है। कल से जनसंपर्क अभियान में लग जाएंगी। तेजस्वी यादव का राजधानी पटना में ठिकाना बदल गया है। सम्राट चौधरी को भी नया आवास मिल गया है। अब उस बंगले में जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये उनका फैसला होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच की जो अदावत थी वो अब लग रहा है कि धीरे धीरे खत्म हो रही है और अब एनडीए एकजुट होकर अपना अच्छा प्रदर्शन इस लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।